Hey friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। चलिए इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम इकाई किसकी है? तो हम ये 10th में और 12th में भी पढ़ चुके हैं कि एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रम से हम लोग तरंग दैर्घ्य का मापन करते हैं और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग कई बार बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेबल है, काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो हम दूरी तय करते हैं उससे प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 के पावर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। किस में? हर्ट्ज में। ठीक है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000, कितना? 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस धातु के बने होते हैं? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के बने होते हैं और यह प्राकृतिक रूप से रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाया जाता है। ये रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग वाणिज्यिक रूप में होता है, मतलब व्यवसाय के रूप में होता है। ये सभी मानव निर्मित होते हैं और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग घड़ी के अलावा रेडियो और टेलीविज़न में भी किया जाता है। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है और एक सामान्य मनुष्य की कान 20,000 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है और इसको हम लोग HZ
कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है। क्वेश्चन है हमारा विद्युत शक्ति की इकाई है। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि विद्युत शक्ति को हम सभी पी से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति को डिनोट किससे करते हैं? पी से। और इसका इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो इकाई है उसको हम लोग वाट कहते हैं और वाट को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है और विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। इसका मतलब ये है कि विद्युत शक्ति जो है उसको P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला कार्य बटा समय और इसका मात्रक अर्थात इकाई वाट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच। 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में दिखता है। ये NM का मतलब नैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? इसका जो सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर जो है उससे हम लोग जल मतलब किसी भी द्रव्य की तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग किसी भी द्रव अर्थात जो जल की अवस्था में होता है उसके घनत्व को मापते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता के मापन का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? तो ये सभी 10th क्लास का क्वेश्चन का आंसर होगा। 8 और 10th क्लास के बच्चे भी इसका आंसर दे लेंगे कि दाब की इकाई क्या है दोस्तों। तो दाब का जो इकाई है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और इसका एक और इकाई होता है जिसको हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक और इकाई होता है जिसको हम सभी पास्कल कहते हैं। PASCAL पास्कल कहते हैं। और यह क्या है? दाब की इकाई है। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि दाब किसे कहते हैं। तो किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? अभी हम पढ़े हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये दोनों क्या है? दाब का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? हम सभी जानते हैं कि क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें दिशा भी होती है और प्लस परिमाण भी होता है। दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। वे कहलाते हैं क्या? वे क्या कहलाते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देख ले तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। और इसके अलावा अदिश राशियों की यदि चर्चा करें तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा इसका निश्चित नहीं होता है। इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी, इन सभी में केवल क्या होती है?
परिमाण होती हैं इनकी दिशा नहीं होती। तो ये इस एग्जाम्पल में है। अब 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल क्या है? सदिश है। वेग भी सदिश है। दाब भी सदिश है। सॉरी, दाब क्या है? अदिश है और त्वरण सदिश है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसमें क्या है? बल का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है और प्रतिबल का भी मात्रक होता है। बल और दाब का मात्रक तो हमने अभी पढ़ा है, दाब का न्यूटन और बल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन विकृति विमाहीन है, इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होते, इसलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। अब ये विकृति कहलाती क्या है, इसके बारे में यदि जान ले तो किसी भी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, या इस घटना के पीछे का कारण क्या है? इसका जो सही जवाब होगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या होगा? प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दिन में जो है वो साबुन की फिल्म दिखाई देती है पानी पर, यह जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण इसका रंग जो है वो सुंदर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धनावेशित हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस, या इसको हम नाभिक कहते हैं, हिंदी में नाभिक कहलाता है। और नाभिक जो है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक जो है वो क्या होता है? परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। और परमाणु के केंद्र में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? चक्कर लगाते हुए रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह क्या होता है? केंद्र में होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तथा जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस, आवेशहीन होता है। ओके, चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स जो देख लेते हैं। नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, और इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मतलब पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है मतलब चार्जलेस होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। एक पर कोई चार्ज नहीं, दूसरा प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का होगा मतलब धनावेशित होगा, जिस कारण नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, एवं इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। ओके, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये तो 6th क्लास में ही पढ़ना है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, आपने यदि 6th क्लास में पढ़ा हो तो कर्पूर को लेकर के एक रिएक्शन कराया गया है, एक्टिविटी के माध्यम से इसको बताया गया है 6th क्लास में ही। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह क्या कहलाता है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 ठोस, द्रव और गैस तीनों क्या है?
एक ही बिंदु पर रह ले रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित, अनावेशित कण, आवेशित और अनावेशित कण दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कॉस्मिक किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति में गमन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। ओके, कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। मुझे आशा है कि आज का यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।